हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनटीपीसी 2016 में कंडक्ट हुए एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन एक एक करके इन क्वेश्चन को चर्चा करेंगे और आपको बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। और यकीन मानिए, किसी भी एग्ज़ाम की सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। अगर हम एक एक क्वेश्चन का अध्ययन प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन का अध्ययन अगर हम ध्यान से कर लिए तो उसमें से 60% क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं। तो इसी विषय में हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और 10 क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही, उसके अलावा जो अतिरिक्त फैक्ट होगा वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपोर्ट हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2014 में बाघों की संख्या पूछी गई थी कि 2014 में बाघों की संख्या कितनी थी। तो उस समय 2014 में बाघों की संख्या 2026 थी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम 2020 में देना है तो लेटेस्ट आंकड़ा पढ़ेंगे। तो 2018 में 29 जुलाई को आया एक सर्वे जिसमें बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। और ये आंकड़ा हर एक 4 साल में आता है। और ये आंकड़ा निकालता कौन है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से ये आंकड़ा आता है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा ये जो है आंकड़ा आता है। और जो है ये 2005 से शुरू हुआ था, तो अब की बार 2018 में आया है ये आंकड़ा। तो इसमें बाघों की संख्या 2967 है। और जो है मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 526 बाघ सबसे अधिक हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है कि बाघों के जो है संरक्षण के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आया था कि फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है। तो फॉरबिडन सिटी चीन के बीजिंग में स्थित है। चीन की राजधानी जो बीजिंग है, बीजिंग के बिल्कुल मिड में स्थित है। और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो है क्या है कि लकड़ी की एक पुरानी बहुत बड़ी इमारत है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है जीआई टैग के ऊपर आया था। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक। जीआई टैग का मतलब होता है, आप सुनिए बस, सिर्फ इसमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन आप हमारी बातों को जरूर सुनिए। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब होता है कि भौगोलिक संकेतांक। कई हमारे देश में जैव विविधता वाला क्षेत्र है, अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु है और अलग अलग जगह हर एक चीज़ फेमस है। तो उन सभी को एक संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि कहीं की मुर्गे को, जैसे कि वो कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आया था कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, तो सबसे पहले जीआई टैग पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग चाय को दिया गया जीआई टैग। और भारत में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो कर्नाटक को मिले हैं, 42 जीआई टैग मिले हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जीआई टैग क्या है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया था। लेकिन इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो है ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। और जो मीथेन गैस है ना, ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आगे हम बताएंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है, क्योंकि अभी बता नहीं सकते। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बांग्लादेश की सरकार है उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ की जो संसदीय लोकतंत्र है, बांग्लादेश की जो सरकार है वहाँ संसदीय लोकतंत्र है। इसके बारे में एडिशनल फैक्ट हम ये देखते हैं
कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, वहाँ का जो करेंसी है वो है टका, और वहाँ की जो संसद है उसको हम जातीय संसद भी बोलते हैं, वहाँ की संसद को हम जातीय संसद भी बोलते हैं। और वहाँ पर 8 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 8। जैसे अपने यहाँ वो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, इसी तरह वहाँ पर 8 प्रांत हैं। और वहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है डोयल, और राष्ट्रीय जो पशु है वो है बंगाली बाघ। तो बांग्लादेश के बारे में हम इतना देख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये आया था कि 2016 के विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? क्यों वो करंट का उस समय क्वेश्चन था, तो उस समय का हम थीम जानकर क्या करेंगे। लेकिन ये देखते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी को? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 2020 में मनाया गया, इसका जो थीम था वो थीम था आर्द्रभूमि और जैव विविधता। उसका थीम था आर्द्रभूमि और जैव विविधता। अच्छा, जैव विविधता मतलब क्या होता है? हम चलो जल्दी से बता देते हैं कि जैव विविधता मतलब होता है, जैव मतलब जीव, और विविधता मतलब होता है कि भिन्नताएं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग जगह का मानसून, जलवायु, हर एक चीज़ अलग अलग है। जैसे कि अभी आप जो है राजस्थान में चले जाएं या ऐसे जगह चले जाएं जहाँ रेगिस्तान हो, तो वहाँ क्या है, वहाँ के पौधे कुछ दूसरे प्रकार के रहेंगे। वहाँ के पौधे जो है कम पानी सूखने वाले रहेंगे, जानवर कम पानी पीने वाले रहेंगे। उसी को हम कहते हैं कि जैव विविधता। जैव विविधता मतलब होता है कि अलग अलग जगह की जो है स्थिति अलग अलग होती है। तो अब की बार जो विश्व आर्द्रभूमि 2020 की थीम थी वो थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और जो है हमारा अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी संबंधित है। टैक्सोनॉमी संबंधित है, तो टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जीवों में, पशुओं में, जानवरों में, जंतुओं में पाई जाने वाली जो विविधता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और जो है ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आया था ऑप्शन करके, तो वहाँ पर कई ऑप्शन थे जिसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो यही सही है। वैसे आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा के बता रहे हैं। C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये हमारा फार्मूला है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आपस में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पानी का हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो कितने पर जम जाता है, तो वो होता है अगर डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी जो है जम जाता है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा घुमा के पूछ लिया कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अगर ये फार्मूला पता होता कि 0/5 बराबर F माइनस 32/9, तो यहाँ पर 0/5 का मतलब होता है 0, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बराबर F माइनस 32, तो F बराबर कितना आ गया 32, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो पानी है वो जम जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ये आया था कि हवा महल के बारे में आप जानते होंगे। ये नहीं आया था कि हवा महल किसने बनवाया था, क्वेश्चन ये आया था कि हवा महल किससे मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या क्या मिला था, कैसे बना है। तो उसका आंसर होगा कि जो हवा महल है वो लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना है। हवा महल लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना है। इसके बारे में और हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना है। जहाँ से क्वेश्चन एक बार उठ जाता है वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। हवा महल जो है ये कहाँ पर है, ये है जयपुर में। कहाँ? राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर ये हवा महल स्थित है। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी भी बोलते हैं, गुलाबी शहर, आप लोग जानते होंगे। और जो है इसको बनवाया किसने था? महाराज सवाई प्रताप सिंह। महाराज सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था। और जो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। कौन थे? हवा महल के वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। और ये बना किससे है? लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से। और हमारा अगला क्वेश्चन है ये आया था कि जो जहांगीर भारत में जो है जहांगीर
मुग़ल बादशाह मतलब मुग़ल काल में कौन से नंबर के शासक थे, पहले नंबर के थे या दूसरे या तीसरे या चौथे, किस नंबर के शासक थे। तो इसका आंसर है कि 4 नंबर के। ये जो है क्रम वाइज 1 2 3 मतलब चौथे नंबर पर शासन किए। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि मध्यकालीन इतिहास में जब इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी एकदम परेशान कर रखा था, तो क्या हुआ कि जो है जब इब्राहिम लोदी परेशान कर रखा था तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, परतुनिया से बाबर को बुलाया। उसके बाद जब बाबर यहाँ आया तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ 1526 में, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में एक युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद यहाँ बाबर विजयी हुए, और जब बाबर विजयी हुए तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। और फिर वहीं से हमारा मुग़ल वंश शुरू हो जाता है। अब उतना पढ़ने का टाइम नहीं है कि मतलब यहाँ पर पूरा एकदम एक एक विस्तार से देखा जाए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कितने शासक हुए। जैसे बाबर हुआ, बाबर के बाद हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर हुआ। इन सब का यही ट्रिक है, आप ये जान लो कि भाजसा आप रट लीजिए। जैसे भाजपा होता है भाजपा, तो भाजपा से आप रट लीजिए भाजसा, आप रट लीजिए भाजसा। ये आपको पूरा मुग़ल वंश याद हो जाएगा। भाजसा मतलब होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये मुग़ल वंश के मुख्य शासक हैं। अगर इसको हम रट लेते हैं तो शायद हमारा क्वेश्चन सब यहीं से फंस जाएगा, अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है पहला हमारा शासक था बाबर। तो बाबर ने क्या किया, 1526 में वो युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए। अच्छा, बाबर की एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, बाबरनामा। बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। अच्छा, जो पूरा मुग़ल काल था उसकी जो भाषा थी वो थी फारसी। पूरे मुग़ल काल की भाषा थी फारसी। उसके बाद बाबर हुआ। बाबर के बाद हमारा दूसरा शासक कौन आता है, बाबर के बाद हमारा दूसरा शासक आता है हुमायूं। कौन आता है, हुमायूं। BH तो मतलब हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं जो थे हुमायूं ने GT रोड का निर्माण किया। हुमायूं ने क्या हुआ, दूसरा शासक हमारा हुमायूं हुआ। हुमायूं के शासनकाल में GT रोड का निर्माण हुआ। हुमायूं के शासनकाल में GT रोड का निर्माण हुआ, लेकिन GT रोड बनाया किसने था, वो शेर शाह सूरी ने। बस हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा था मुग़ल वंश का शासक वो था कौन, अकबर। कौन था, अकबर। अकबर को जो है अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, मतलब अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो तो खुद था, वो खुद था। और पहला जो हिंदू था वो था बीरबल। कौन था, जानते हो, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो पहला जो हिंदू था दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला वो था बीरबल। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। ये भी आप जान लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। और जो है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, गुजरात जीत के बाद वहाँ उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और जो है उसके बाद हमारे शासक आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के समय में चित्रकारिता का स्वर्णकाल था। जहांगीर के टाइम में चित्रकारिता का स्वर्णकाल था, क्योंकि अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था। और जहांगीर के शासनकाल में
चित्रकारिता का हमारा स्वर्णकाल था। काल में जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारिता स्वर्णकाल था और उनकी बेगम का नाम था जहांगीर के मेहरुन्निसा। उनको नूरजहां भी कहा गया, मेहरुन्निसा नाम था। और जो है इन्हीं के शासनकाल में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस आया था। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, बिजनेस करने के उद्देश्य से पहला जो अंग्रेज वो विलियम हॉकिंस आया था। उसके बाद हमारा अगला शासक जो है वो है शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम भी कहा जाता था, उनका एक नाम खुर्रम भी था। शाहजहां ने क्या क्या किया, शाहजहां ने दिल्ली लाल किले का निर्माण करवाया। उसके बाद जो है आगरा ताजमहल को बनवाया। आगरा ताजमहल को बनवाया और आगरा ताजमहल को जो डिजाइनकार थे वो थे अहमद लाहौरी। कौन थे? अहमद लाहौरी, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद उनकी बेगम का जो नाम था वो था अंजुमन बानो, जिनका नाम मुमताज़ है, उनका नाम अंजुमन बानो। उसके बाद जो है मयूर सिंहासन भी कौन बनवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन। और इसके जो कलाकार थे वो कौन थे? बादल खां, इनके कलाकार थे बादल खां। उसके बाद हमारा अंतिम शासक आता है, वो आता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब क्या किया था? पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूले थे औरंगजेब। और मंदिर को विध्वंस करवाया था, सबसे ज़्यादा मंदिर को औरंगजेब ने ही विध्वंस करवाया था। जैसे सोमनाथ मंदिर हुआ, अलग मंदिर हुआ। और जो है सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा विरोधाभास है कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेना थे, सबसे ज़्यादा उसमें जो है सेना में हिंदू किसके समय में थे? वो औरंगजेब के समय में थे। यहीं से हमारा ये 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये एनटीपीसी के हूबहू वही क्वेश्चन है जो 2016 में आए थे। और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको दें। नमस्कार।